तो आज हम बात करेंगे पीरियाडिक टेबल का 11वां लेक्चर। पीरियाडिक टेबल का 11वां लेक्चर आयनाइजेशन पोटेंशियल। कौन सा? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ जनरल ऐसे आप बात कर लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, फिर इसके बारे में लिखवाते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो किसी गैसियस एटम से या एन इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी देनी पड़ती है या जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो और ये चूँकि मेटल से एसोसिएटेड होता है या मेटल से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि मेटल ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ठीक, तो और बात करें तो एक बार में एक एटम से किसी भी एटम से एक बार में आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको IP1 बोलेंगे। फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IP चेंज हो जाएगी, वो IP2 हो जाएगी। फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IP3 हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IP1 IP2 IP3। और ये क्या होगा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे एटम के जो न्यूक्लियस है उससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा आपकी IP हाई होती जाएगी। यानी कि अगर जैसे हमने IP1 IP2 IP3 एक ही एटम से निकाला 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें IP3 ज़्यादा होगा और फिर IP2 फिर IP1। और जब एनर्जी हम देते हैं तो इस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इसका एंथैल्पी जो होता है डेल्टा H वो होता है पॉजिटिव। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जनरली क्या कहें, ये एसोसिएटेड विथ ठीक है जनरली, चलिए कोई बात नहीं है जनरली, क्योंकि हम किसी भी एटम से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जनरली एसोसिएटेड विथ मेटल। किससे होता है ये? मेटल से। अब बात करते हैं तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from any gaseous isolated atom. तो the energy required to remove an electron from any gaseous isolated atom called as, आपका शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब हम जैसे समझाते हैं, जैसे हमने कोई भी मेटल या एटम ले लिया तो ये गैसियस स्टेट में होगा, तो इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक, तो इसमें जो एनर्जी दी उसको हमने बोला IP1। तो ये हो जाएगा आपका +1 चार्ज। अब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो जाएगा आपका M+2। तो यहाँ पे जो एनर्जी हम देंगे उसको बोलेंगे IP2। इस तरह से हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो जाएगा आपका 3। और यहाँ पे जो IP होगी वो कैसी हो जाएगी? 3rd। फर्दर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो जाएगा आपका +4। अब यहाँ पे जो IP देनी पड़ेगी उसका हो जाएगा ये IP4। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, IP बनता जाएगा। तो ये मान लीजिए हमने +n इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे IP जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी IPn। तो ये आपका, और ध्यान रहे ये सारे के सारे गैसियस स्टेट होंगे। ठीक, गैसियस एटम।
तो ये हो गया। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इसके जनरल पॉइंट के बारे में। तो लिखें, जैसे 10 यहाँ से लिखते हैं। पहला पॉइंट जो होगा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस मोर आईपी। क्या होगा? जितना ही ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका आईपी होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अब ये हम आईपी में वो कर लेते हैं ऑर्डर, ठीक। तो अगर हम आईपी में बात करें, IP1, IP2, IP3, IP4, IPN, ठीक। तो अभी क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। और हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये कौन सा है? तीसरा पॉइंट हो गया। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इसमें जितने भी आईपी होते हैं सब एंडोथर्मिक होते हैं। तो ऑल आईपी आर एंडोथर्मिक। कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच आपका कैसा होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच आपका कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अब हम बात करते हैं चौथा सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने न्यूट्रल एटम का, मान लीजिए इसका IP3, तो अब ये क्या होगा? मोनोकैटायन का IP2 बराबर होगा। उसी तरह से आपका डाई कैटायन का IP1 ये बराबर होगा, ठीक। न्यूट्रल एटम का IP3 और मोनोवैलेंट का IP2 और डाईवैलेंट का IP1, ये इनकी एनर्जी बराबर होगी। जैसे अगर हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया कार्बन प्लस इसका IP2, अब ये बराबर होगा कार्बन हाँ ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? अच्छा IP2, हाँ ठीक है। अब ये, हाँ, जैसे इसका IP3 और मान लीजिए इसका IP3 बराबर होगा, उसी तरह से जैसे हमने ले लिया आर्सेनिक +2, तो इसका IP1, और मान लीजिए हमने न्यूट्रल आर्सेनिक ले लिया, तो इसका IP3, ये इस तरह से। तो ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन है इस पे, उसको करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि इन चारों प्रोसेस में
सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम देख लेते हैं सबकी आईपी काउंट कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा आईपी होगा या इसकी सबसे ज़्यादा आईपी होगी उसकी एक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगी। तो चलिए पहले में वो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका IP1, इसमें आपने निकाला, देखिए दूसरे से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका IP3, IP3। अब यहाँ पे देखिए तीसरे से चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यहाँ पे तीसरे से आपका चौथा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पे जो IP होगी वो कौन सी होगी, IP4। अब D में देखिए प्लस से +4 हो रहा है तो इसमें देखिए 3 IP हो रही है, IP2, IP3 और IP4। देखिए 3 IP देनी पड़ रही है इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने पे। तो देखिए हमने बताया था, अब देखिए ये IP1 है और ये IP3, IP4, तो सबसे कम इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। अब देखिए ये इसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि देखिए यहाँ तक तो ये बराबर हो जा रहा है और ये इससे बराबर हो जा रहा है, लेकिन IP2 अगर हम जोड़ देंगे तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ओवरऑल IP सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4th। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी टू रिक्वायर टू कन्वर्ट मैग्नीशियम गैस टू मैग्नीशियम +2 प्रेजेंट इन 48 मिलीग्राम। ध्यान रखिएगा 48 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम गैस गिवन IP1 एंड IP2 इक्वल टू 500 एंड 900 किलोजूल पर मोल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ये मोल में दिया है, ये मिलीग्राम में दिया है। ठीक, तो ये किस में है, ये ग्राम में है और किलो में है। ठीक, तो इसको ग्राम को हम केजी में बदलेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं पहले क्या हो रहा है। सिंपल से ये देखिए मैग्नीशियम जो है आपका ये न्यूट्रल एटम, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये हो रहा है। तो इसमें देखिए कितनी IP हो रही है, 2 IP, IP1 प्लस IP2 और टोटल एनर्जी IP1 IP का ये दिया है IP1 500 और IP2 दिया है आपका 900। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 9×5 1400 किलो जूल पर मोल ये दे रखा है। तो सब और ध्यान रखिए ये दिया है 1 मोल में इतनी IP खर्च हो रही है 1400 किलो जूल पर मोल। तो हम इसका मोल निकाल लेते हैं कितने के लिए, 48 ग्राम में, 48 मिलीग्राम में। ठीक है, 1 ग्राम, ये 1 ग्राम में IP दे रखा है, किसमें 1 ग्राम में। IP1 IP2 कुल मिला के ये 1400 किलो जूल पर मोल है। तो हम 48 मिलीग्राम के लिए निकाल लें। तो पहले 48 मिलीग्राम को हम लोग उसमें मोल में कन्वर्ट कर लें। ठीक, क्योंकि ये मोल में दिया है। तो देखिए जब हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके एटॉमिक मास से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मोल का फार्मूला होता है, मोल बराबर होता है वेट अपान मालिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, वेट अपान मालिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। अगर मालिक्यूल दिया है तो मालिकुलर वेट रखेंगे और एटम दिया है तो एटॉमिक वेट। यहाँ क्या दिया है, एटम। तो देखिए मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24, कितना होता है 24। तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 आपका मिलीग्राम में आएगा, मिली मोल आएगा। क्या आएगा, मिली मोल। तो अब मिली को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में हो जाएगा, ये
मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया। तो अब देखिए, एक मोल के लिए आप यहाँ से निकालते हैं, एक मोल के लिए, एक मोल mg गैस के लिए जो आपकी एक मोल मिलीग्राम के लिए आपका IP एनर्जी कितना है, 1400 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो ये बताइए 2 × 10⁻³ mg गैस के लिए IP कितनी होगी। तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1400 गुणित 2 गुणित 10⁻³ तो सॉल्व करेंगे आप 14 दूना 2800, यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा आप 2800 गुणित 10⁻³ तो देखिए अब ये 2 जीरो जाएगा, दशमलव यहाँ आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2.8। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2.8 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया आपका बच्चों। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं फैक्टर, यानी कि ये किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को निकालेंगे किसी भी एटम में। तो चलो देखते हैं फैक्टर। तो पहला आपका है साइज, पहला साइज से निकालेंगे। तो साइज क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा IP के। ठीक है, अगर साइज कम तो IP ज़्यादा, अगर साइज ज़्यादा तो IP कम। दूसरा आपका Z इफेक्टिव, ठीक, Z इफेक्टिव ये होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IP के। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगी, साइज कम होगी तो IP ज़्यादा होगा। तीसरा हम बात करते हैं पेंट्रेशन पावर, पेंट्रेशन पावर सॉरी पेंट्रेशन पावर। ठीक, तो ये क्या होता है पेंट्रेशन पावर, तो इसको समझ लीजिए। तो देखिए पेंट्रेशन पावर क्या होता है, ये कैपेसिटी होती है, ये क्या होता है अट्रैक्टिव कैपेसिटी। तो इसका ये होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, अट्रैक्टिव कैपेसिटी बाई अट्रैक्टिव कैपेसिटी ओवर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई डिफरेंट सबसेल, लाइक PDF और S, ठीक, SPDF। तो ये क्या होता है, जो पेंट्रेशन पावर होता है वो अट्रैक्टिव कैपेसिटी ओवर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डिफरेंट सबसेल। तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ऑर्डर की बात करें, अगर बात करें तो ये S इसके न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे पास होगा उस पर अट्रैक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो यानी सबसे ज़्यादा S का होगा, फिर P का होगा आपका, फिर D का होगा। तो जो पेंट्रेशन पावर है ये IP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोगों को समझ में गया होगा पेंट्रेशन पावर क्या होता है और पेंट्रेशन पावर को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो चौथा आपका जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से हम देखेंगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। ये भी क्या होता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IP। ठीक है, हाफ फील्ड फुल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IP। तो अब ये हाफ फील्ड क्यों
इनका और फुल फील्ड का आईपी क्यों ज़्यादा होता है। तो पहले हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बोध समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए हाफ फील्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका सबसेल है, मान लीजिए पी सबसेल है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। तो देखिए इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो हाफ फील्ड हो गया। और मान लीजिए इसी को हम लोग इस तरह से कर दें तो ये आपका हो गया फुल फील्ड। ये आपको समझ में आया। तो देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलना काफ़ी दिक्कत होती है या काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसीलिए इसका आईपी ज़्यादा होता है। अब इसका रीजन क्या होता है कि स्टेबिलिटी, तो इसके स्टेबिलिटी होने के 2 कारण हैं। एक तो इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और होता है आपका एक्सचेंज पेयर एनर्जी, एक्सचेंज पेयर एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम, एक्सचेंज पेयर एनर्जी मैक्सिमम। ये 2 कारणों की वजह से हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए इनका आईपी ज़्यादा होता है। तो चलिए, इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का होता है जो फिलिंग होता है बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बहुत ही सिमेट्रिकल है, सिस्टमैटिक है, तो इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब हम समझते हैं एक्सचेंज पेयर एनर्जी। तो इसको हम समझा देते हैं आपको, एक्सचेंज पेयर एनर्जी क्या होती है। एक्सचेंज पेयर एनर्जी तो आपको क्या समझाना है, एक्सचेंज पेयर एनर्जी। चलिए देखते हैं एक्सचेंज पेयर एनर्जी। एक्सचेंज पेयर एनर्जी, तो देखिए एक्सचेंज पेयर एनर्जी क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जब किसी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें कई इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, तो वो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जब वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज पेयर एनर्जी। तो इसमें देखिए जो एस सबसेल होता है इसमें ये एक्सचेंज पेयर एनर्जी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे एक्सचेंज करेंगे, ठीक, तो ये एक्सचेंज कर ही नहीं पाएंगे। तो जो आपका यस सबसेल होता है उसमें एक्सचेंज पेयर एनर्जी हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम एक्सचेंज पेयर एनर्जी देख पाते हैं आपका पी डी एंड एफ में, किसमें, पी डी एंड एफ में। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं होता कैसे है, उसको समझते कैसे हैं। तो देखिए जैसे हमने कोई भी ले लिया, आपका डी ले लिया, कोई भी ले लिया, आपको समझने से मतलब है क्या होता है, बस 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया। तो देखिए हमने इसमें पहले रैंडम इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए ऐसे, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। अब इसमें देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले से एक्सचेंज करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस वाले भी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज करेगा, और फिर इसके भी इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 3 एक्सचेंज हुआ इस उसमें। तो इस तरह से यहाँ पे 3 बार 3 एक्सचेंज में एनर्जी लॉस करेगा। अब मान लीजिए अब एक बार ये किया, अब ये करेगा, अब ये तो कर चुका है, इसका देखेंगे तो ये देखिए इससे करेगा और फिर इससे करेगा, तो यहाँ एक्सचेंज पेयर एनर्जी कितनी होगी, 2। तो उसी तरह से ये करेगा तो यहां से ये एक और हम एक बार और देख लेते हैं पूरा,
ठीक, तो ये दोनों कर चुके हैं, तो एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ पे एक्सचेंज पेयर एनर्जी कितना होगा 8, तो 3 2 5 1 6। टोटल एक्सचेंज पेयर एनर्जी की बात करें तो कितना हो गया 6। अब जो हमने बताया था कि जो सिमेट्रिकल यानी हाफ फील्ड फुल फील्ड होते हैं उनका एक्सचेंज पेयर एनर्जी ज़्यादा होता है। तो देखिए ये क्या होता है, जब हम सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अनसिमेट्रिकल में ये 6 आ रहा है, तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसमें और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड में और ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हाफ फील्ड उसका हम दिखा दे रहे हैं। तो देखिए पहले हम भर देते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर दिखा देते हैं। देखिए ये इससे करेगा, फिर इससे करेगा, और फिर इससे करेगा, और इससे करेगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज पेयर एनर्जी कितनी हुई 4। यहाँ पे अब ये कर चुका है पहला इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ते हैं, इससे करेगा, इससे करेगा और इससे करेगा। तो यहाँ कितना होगा 3। अब देखिए ये दोनों कर चुके हैं, तो यहाँ से देखते हैं ये 2, एक और आएगा आपका, तो देखिए ये कर चुका है, ये कर चुका है, ये कर चुका है, और हाँ आपका ये बचा है, ये करेगा। ज़्यादा हो गया क्या, हाँ सॉरी हो गया, तभी तो कह रहे हैं। ठीक है अब सही है, 5 5 5, हाँ सही है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो चुका है ये, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो जाएगी 10। तो देखिए ये अनसिमेट्रिकल से ज़्यादा आया, ठीक, वैसे ही फुल फील्ड का और ज़्यादा आएगा। ठीक, तो अनसिमेट्रिकल के कंपैरिजन में या हाफ इनकम्प्लीट फील्ड के इनकम्प्लीट ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो कंप्लीट होगा उसका एक्सचेंज पेयर एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसीलिए क्या होगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ही कठिनाई होती है, ज़्यादा ही एनर्जी इसमें यूज होता है। तो ये हो गया आपका एक्सचेंज पेयर एनर्जी। तो हमें लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन लेके, वहाँ से आपको समझाते हैं। ये हमने पहले फैक्टर समझा दिया आपका, पहले साइज से, फिर जेड डिफेक्टिव से, फिर पेंट्रेशन पावर से, फिर हाफ फील्ड फुल फील्ड से, और उसमें वो जिसकी वजह से ये इनमें परिवर्तन है उसको भी हमने समझा दिया। अब बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने 5th ए और 6th ए का एटम ले लिया। इसका क्या होता है पहला एटम नाइट्रोजन, और इसका आपका ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिमूव किए जाते हैं। तो देखिए इसका आपका हो जाएगा सेकेंड पीरियड का है, तो 2s2 और 2p3, और इसका हो जाएगा आपका 2s2 2p4। ये आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं और चेक करते हैं कैसे हम इनको कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2s2 2p2, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s2 2p3। अब देखिए, अब पहले ये पहला इसमें आईपी वो करेंगे, तो देखिए इसका पहला आईपी जो होगा किसका ज़्यादा होगा, ठीक, इसमें किसका आईपी ज़्यादा होगा। तो देखिए अब देखिए इसमें पी जो है वो हाफ फील्ड है, और यहाँ पे क्या है इनकम्प्लीट है, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो आईपी ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन की होगी। तो यहाँ आईपी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की। अगला फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इससे भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं दूसरा आईपी। तो यहाँ से देखिए निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 2s2 और 2p1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2s2 और 2p3, अरे सॉरी 2। अब देखिए, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ से
इसमें देखिए P में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। जैसे ही हाफ फील्ड हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसकी IP ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे IP1 क्या होगा, वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। अब IP2 की बात करें तो ये ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। अब रीजन, यहाँ इसका हाफ फील्ड, यहाँ ऑक्सीजन का हाफ फील्ड, ठीक, हाफ फील्ड, समझ में आया। अब चलिए अगला निकालते हैं। यहां से भी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s2 बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये आपका 2s2 और 2p1 बचेगा। अब देखिए यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है P में है और दोनों ही इनकम्प्लीट है। क्या है, दोनों ही इनकम्प्लीट है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों एटम के साइज से, दोनों ही क्या है, इनकम्प्लीट है। हाफ फील्ड फुल फील्ड से स्टेबिलिटी नहीं निकल पाएगी और जब स्टेबिलिटी नहीं पता होगा तो यहाँ से IP भी नहीं हम पता कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं साइज से। तो साइज देखिए क्या करते हैं, जब आप इधर जाएंगे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरह जाएंगे पीरियड में तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की साइज क्या होगी, कम होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि साइज जिसकी छोटी उसका IP ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की IP ज़्यादा होगी, यानी कि थर्ड IP जो होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की। रीजन, साइज। अब अगला इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए यहां से निकलेगा तो ये आपका बनेगा 2s1, यहां से निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 2s2, ठीक। अब यहां पे देखिए, अब ध्यान दिए, यहां पे देखिए ये S है, ये P है, दोनों। अब यहां पे फुल फील्ड हाफ फील्ड नहीं देखेंगे क्योंकि देखिए S को हम जनरली हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं लेते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, लेते हैं लेकिन जनरली नहीं लेते हैं। जब ये दोनों S लेंगे तभी इसको हम वो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सब सेल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, सब सेल चेंज हो रहा है। और जब सब सेल चेंज होता है तब हम आप किसको चेक करते हैं, पेंट्रेशन पावर को। और पेंट्रेशन पावर किसका ज़्यादा होता है, S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का, ठीक। तो इसमें देखिए किसका ज़्यादा होगा, इसका, नाइट्रोजन का। तो यानी कि IP4 जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का। रीजन, पेंट्रेशन पावर। तो ये हो गया। तो अब देखिए एक और देख लीजिए, एक ट्रिक है, लर्निंग ट्रिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं एक लर्निंग ट्रिक। लर्निंग ट्रिक क्या है, देखिए ऐसे हमें समझ में नहीं आता कि हम कई फैक्टर्स इसमें यूज होते हैं IP को निकालने में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम इस्तेमाल करें और हमें हमारी स्टेबिलिटी सही आ जाए। तो देखिए इसके लिए हम एक ट्रिक दे रहे हैं, आप उसको याद रखिएगा। रिमेंबर। अब देखिए सबसे पहले हम आयंस की देखते हैं, किसकी, आयंस की। तो आयन में A पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए कोई एटम ले लीजिए, A ले लिया, A पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, फिर A निगेटिव, ठीक। अगर इनसे नहीं हो पाया, इस ऑर्डर से नहीं हो पाया, तो फिर आप जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं हो पाया तो फिर आप जाइए साइज से, ठीक। तो इतने से आपका क्या है, आपका हो जाएगा, इतने से आपका लगभग सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो ये होगा सबसे पहले आप ये आयंस होंगे तो ये तुलना करिएगा, कैटायन, फिर न्यूट्रल, फिर एनायन। अगर ये भी नहीं होगा इनसे तो फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाइएगा, और इससे भी ना हो पाएगा तो फिर आप अंतिम में साइज पे जाइएगा, और साइज से भी नहीं होगा तो फिर पेंट्रेशन पावर पे जाइएगा। लेकिन पेंट्रेशन पावर की ज़रूरत तभी पड़ती है जब बहुत ज़्यादा IP निकालता है, जैसे IP 3 या 4 या 5 पहुँचेगा तो ही। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो IP2 या IP3 तक मैक्सिमम जाता है। तो अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है,
इन विच केस IP ऑफ लेटर मोर देन फार्मर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में बाद वाले का IP किस ऑप्शन में ज़्यादा है, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये आपका लिथियम प्लस है और ये लिथियम। तो देखिए हमने क्या कहा था, जब आयंस आए तो उसमें आप सीधा सीधा देख लीजिएगा। तो ये देखिए ये कैटायन है, ये न्यूट्रल है, तो कैटायन का ज़्यादा होगा। तो इसमें पहले वाले का ज़्यादा है बाद वाले से। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए न्यूट्रल और एनायन है। तो इसमें क्या था, पहले कैटायन फिर न्यूट्रल, जो रिमेंबर करके आपको हमने याद कराया था उसी से वो कर रहे हैं, उसी ट्रिक से। तो पहले आपका कैटायन था, फिर न्यूट्रल था, फिर एनायन था। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल और एनायन, तो न्यूट्रल का ज़्यादा होगा, एनायन का कम। तो देखिए इसमें दूसरे वाले में भी पहले का ज़्यादा है और दूसरे का कम है। तीसरे ऑप्शन में बात करें तो अब देखिए यहाँ पे दोनों कैटायन हैं, तो अब इससे तो नहीं हो पाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए इसका ये सेकेंड पीरियड का है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम। अब सोडियम का 11 होता है, एक निकल गया, तो देखिए ये आपका 8th ग्रुप वाले के पास चला जाएगा। यानी कि इसका देखा जाए तो 2s2 2p6 वाला हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये होता आपका 3s1 होता तो s में जाता, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यही आपका बचेगा। तो अब ये देखिए ये सिमेट्रिकल है और इसका 12 होता है, 11 होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2s2 2p6 और 3s1 होगा। तो देखिए अब ये क्या है, आपका फुल फील्ड है और ये इनकम्प्लीट है, तो इसका IP ज़्यादा होगा। तो देखिए 3 ऑप्शन में आपका पहला IP है, तो चौथे में पक्का है दूसरे का होगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें फ्लोरीन का ज़्यादा होगा सल्फर से। तो देखिए सल्फर का देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 3s2 3p4 और इसका हो जाएगा आपका 2s2 2p5। अब देखिए इसमें दोनों इनकम्प्लीट हैं, इसमें दोनों इनकम्प्लीट हैं। तो जब दोनों इनकम्प्लीट है तो हम लोग क्या देखेंगे, साइज। सल्फर की साइज बड़ी होती है क्योंकि ये 3rd पीरियड में और फ्लोरीन 2nd पीरियड में है और इसकी साइज कम होगी। तो यहाँ पे देखिए बाद वाले का IP ज़्यादा है पहले वाले से, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो हो गया, अब बात करते हैं ट्रेंड्स का। पीरियड और ग्रुप में IP किस तरह से प्रभावित होगी उसके बारे में। तो चलिए ये हमने पीरियड को किया। अब देखिए पीरियड में आप क्या देखेंगे, साइज। साइज तो देखिए पीरियड में जब बढ़ेंगे तो आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पीरियड में जब जाते हैं तो आप क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। और जब साइज डिक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो फिर आपका IP भी इंक्रीज करेगा। लेकिन 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। IP बढ़ेगा लेकिन 2 एक्सेप्शन है पीरियड नंबर 2nd में, पीरियड नंबर 2nd में। तो हम इसके पहले आपका ग्रुप में बात कर लें। तो देखिए ग्रुप में अब जब बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। साइज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। और जब साइज आपका बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, तो IP आपका कम हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम आपका पीरियड का एक्सेप्शन बात कर लेते हैं, फिर आपके ग्रुप का एक्सेप्शन देख लेंगे। तो देखिए पीरियड का जो एक्सेप्शन है वो 2nd पीरियड में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 2nd पीरियड के एलिमेंट हैं, देखिए लिथियम, बरेलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो देखिए ये क्या है, इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा, आपका घटेगा। तो साइज घटेगा तो आपका IP ज़्यादा होगा। तो ये रेगुलर ट्रेंड में होगा, लेकिन ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंट होगा, बरेलियम और बोरान में। तो यहाँ क्या होगा, बरेलियम का ज़्यादा होगा, बोरान का कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल ऑर्डर आएगा लिथियम, बोरान, बरेलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियान। ये IP1 फर्स्ट है। तो इसका एक ट्रिक हमने बनाया है, लिब बेकॉन बेकॉन फनी। तो ये याद कर लीजिएगा, लिब बेकॉन फनी,
ये आपका ट्रिक है। अब इसका IP2 की बात करें तो IP2 का जो लर्निंग ट्रिक है आपका याद करिए, बेक बन फो ने ली, ये आपका हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा, एक्सेप्शन है तो इसको याद ही रखिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप का। तो अब बच्चों हम बात करते हैं ग्रुप का एक्सेप्शन। तो ग्रुप का एक्सेप्शन 3 ग्रुप में है, एक है सेकेंड ए, थर्ड ए में और फोर्थ ए में। तो सेकेंड ए की बात करते हैं। तो देखिए नीचे जब आप आएंगे तो साइज बढ़ेगी तो IP घटनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेरियम तक तो ठीक होता है, जैसे ही बेरियम के बाद रेडियम आता है ये IP उल्टा हो जाती है। यहाँ पे रेडियम की साइज बड़ी है तो IP कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, रेडियम की IP ज़्यादा हो जाती है बेरियम से। अब बात करते हैं थर्ड ए। इसमें जो आपकी IP होती है वो ऑसिलेटिंग मैनर में होती है, ठीक। तो देखिए बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसमें बात करें तो जो ऊपर हैं उनकी IP सबसे ज़्यादा, फिर ये बीच वाला, फिर इन दोनों की IP, ठीक। तो इनकी, फिर इनकी और फिर इनकी। तो यहाँ पे देखिए आर्डर जो होगा वो आपका बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो ये देखिए एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखिएगा। उसी तरह से फोर्थ है की बात करें तो देखिए डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो IP आपका घटेगा, लेकिन जैसे ही टीन के बाद लेड आता है तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे लेड का IP ज़्यादा हो जाता है टीन से। तो ये 3 आप एक्सेप्शन है ग्रुप में, इसको आप याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन है इनकरेक्ट आर्डर ऑफ IP। तो इसमें किसका आर्डर आपका गलत है। तो इनकरेक्ट आर्डर ऑफ IP, तो इसमें हमने क्या किया था, आर्डर नहीं लगाया था और ध्यान नहीं दिया, तो ये अब आपका क्वेश्चन सही है। तो अब देखिए इसमें पहला हम चेक करते हैं, तो इसमें लेड का IP ज़्यादा किया है 10 से, तो देखिए ये एक्सेप्शन वाला है, तो लेड का IP 10 से ज़्यादा है, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरे की बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन करें तो इसमें 11 होगा, एक निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2s2, 2p, 6 बचेगा, और इसमें आपका हो जाएगा 2s2 और आपका 2p 6 और 3s1 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, आपका फुल फील्ड है और ये इनकम्प्लीट है, तो इसमें सोडियम का ज़्यादा हो जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए लिथियम प्लस और ऑक्सीजन प्लस, तो आप देखिए इसमें हमने कहा था इसकी सेकेंड IP होगी, क्योंकि पहला तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, सेकेंड IP, तो सेकेंड IP का हमने ट्रिक बताया था आपका बेक बन फोनेली, ठीक है। तो इसमें लिथियम का सबसे ज़्यादा था, ऑक्सीजन उसके पीछे था, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का ज़्यादा किए हैं और लिथियम का कम किए हैं, तो ये आपका गलत होगा, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें देख लेते हैं बेरिलियम प्लस और कार्बन प्लस, तो इसका देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1s1 होगा, 2s1 होगा, और कार्बन की बात करें तो 5 होगा, इसमें 4 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 2s2, 2p, कितना इसमें कार्बन का 6 होता है, ये 3 ही होगा ना, 5, देखिए कार्बन का 6 होता है, 1s2, 2s2 और 2p2 होगा, अच्छा सॉरी 2p2 होगा। तो बेरिलियम प्लस, इसका 4, इसका कार्बन प्लस, तो ये होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा, ये आपका बचेगा। अब देखिए क्या है कि इधर से इधर जाएंगे तो कार्बन की साइज छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों इनकम्प्लीट है, तो साइज देखेंगे तो बेरिलियम की क्या है, साइज बड़ी होगी, कार्बन की साइज छोटी होगी, तो जिसकी साइज छोटी उसकी IP ज़्यादा, तो ये भी आपका करेक्ट है।